यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 91 से, तो विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें से कार्बोनिल कंपाउंड कौन बनाता है? हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड हमारा एल्काइन बनाता है, ठीक है, क्योंकि एल्काइन के अंदर हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि जब एल्काइन को आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, टाइप ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन उसको एग्जैक्टली तो कुछ रिएक्शन बोलते हैं, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन उसमें हम अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है? एल्काइन के थ्रू हमें अपना कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड में कैसा रहता है? कीटोन रहता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको क्लास में करवाई थी, तो ये कीटोन आपके पास रहता है इस केस में। इज दिस ओके? उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में क्या है? 92 में आपके पास ये बोल रखा है दैट इज टोल्यूइन, दिस इज टोल्यूइन, और CrO2 Cl2 CS2 की हेल्प से क्या बना दिया यहाँ पर? बेंजेल्डिहाइड बना दिया। दिस इज बेंजेल्डिहाइड। ये क्या हो गया? बेंजेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जो इस रिएक्शन का नाम है वो आपको रिएजेंट से पहचानना होगा। यहाँ CrO2 Cl2 दिया है विद रिस्पेक्ट टू CS2, तो ये आपका यूज होता है इटार्ड रिएक्शन के अंदर। ये कौन सी रिएक्शन है? ये इटार्ड रिएक्शन है। CrO2 Cl2 इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टली नेम रिएक्शन है, बस रिएक्टेंट याद होना चाहिए, साथ में रिएजेंट याद होना चाहिए। उसके बाद 93। अब 93 में क्या है? द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट सी क्या है आपका? सबसे पहले देखो, यहाँ C6H5NO2 दिया हुआ है, तो C6H5NO2 क्या करेगा? C6H5NO2 में आपका रिडक्शन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आयरन HCl, और जब आयरन HCl से रिडक्शन होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा, दैट इज एनेलिन। और फिर एनेलिन पर क्या डाला है आगे? NaNO2 प्लस HCl डाला है एट 273 केल्विन, जिससे कि ये आपका क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स N2 प्लस Cl माइनस, डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। और डाइजोनियम सोल्ट पर जब हम H2OH प्लस से क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसका जो N2Cl है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और N2Cl हट के यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास? दैट विल बी, मतलब हाइड्रोलिसिस से OH आ जाएगा आपका। तो ये क्या बना हमारा? ये फिनोल बना यहाँ से। तो आपका जो सही आंसर है वो फिनोल है, ठीक है। फिनोल कैसे बनेगा? फर्स्ट जो स्टेप है वो रिडक्शन का स्टेप है, दिस इज स्टेप ऑफ रिडक्शन। यहाँ डाई एजोटाइजेशन हुआ हमारा, डाई एजोटाइजेशन और फिर रिमूवल ऑफ डाइल्टाइजेशन ग्रुप बाय द H2OH प्लस, तो फिनोल बनता है। अगर बेंजीन बनाना हो तो फिर H3PO2 H3PO4 H3PO3 इस टाइप के हम फॉस्फोरस ऑक्साइड यूज करते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वहाँ बेंजीन बना देगा आपका। तो 93 के लिए आपका जो आंसर है वो 4 है, फिनोल। 94। अब 94 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन NMR spectrum tells us how many protons of each kind are there in a molecule। तो अलग अलग काइंड के कितने प्रोटॉन है वो हमें उसकी पीक से पता लगता है। पीक मतलब कि वो कितनी ऊंची पीक है, और मतलब पीक मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा पीक है, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स इंटेंसिटी। क्योंकि जैसे अगर NMR में एक पीक इतना है आपका और एक पीक इतना है आपका, तो आप बोलोगे कि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हैं आपके, ठीक है। कितने मतलब यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये हमें अपना किससे पता लगेगा? ये हमें इंटेंसिटी से पता लगेगा कि यहाँ इन्होंने बता रखा है हाउ मैनी, मैनी मीन्स नंबर की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर नंबर की बात कर रहा है तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, ये इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ इंटेंसिटी कम होगी तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल से पता लगता है कितने काइंड ऑफ प्रोटोन है, बट काइंड में भी कितने टाइप ऑफ प्रोटोन है वो हमें पता लगेगा इंटेंसिटी से। तो 94 के लिए जो आंसर हो गया वो थर्ड आपका सही आंसर है। 95। अब 95 में क्या है? ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोपेन 2 ऑन एंड मीथेन। तो यहाँ देखो, प्रोपेन 2 एंड मीथेनॉल किससे मिलेगा हमें? मतलब कि रिवर्स करवाना है। यहाँ प्रोपीन को जैसे मैं ओजोनोलिसिस करवा दूं, तो प्रोपीन, ये आपका प्रोपीन है, इसमें आप बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ H लगेगा, H मतलब H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये दो बन गए।
तो क्या ये प्रोपेन टूओन और मिथेनॉल है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दो ही कार्बन है आपके, यहाँ एक ही कार्बन है। तो ऐसा ढूंढ लो जहाँ चार कार्बन है आपके, पहले ही ट्रिक आपकी आसान हो गई। देखो प्रोपेन में तीन कार्बन, सब में करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आपका बचेगा। और यहाँ मिथेनॉल में एक कार्बन, तो चार कार्बन किस में? प्रोपीन में तीन ही कार्बन है, ब्यूटवाइन में चार कार्बन है, प्रोप और ब्यूटाइल तीन और एक चार कार्बन यहाँ है, और ब्यूटवीन में भी चार कार्बन है आपके। तो यहाँ देखो, अगर ब्यूट वन इन की बात करें तो ब्यूट वन इन में क्या हो जाएगा? ब्यूट वन इन ये हो गया, एक दो तीन चार, यहाँ से तोड़ोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, दैट विल बी फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपके पास सी एच एच डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया आपका। टू मिथाइल प्रोपेन, प्रोपीन को देखो, तो टू मिथाइल प्रोपीन में अगर बात करें तो ये टू मिथाइल प्रोपीन बन गया। तो टू मिथाइल प्रोपीन से यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रेक करोगे, यहाँ से सी एच थ्री है, यहाँ भी सी एच थ्री, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, साथ में हमारे पास एच सी डबल बॉन्ड ओ एच मिल रहा है आपका, समझ रहे हो? तो यहाँ देखो इस केस में आपको एक प्रोपेन टू ओन मिला है, जिसको हम एसीटोन बोलते हैं बेसिकली, दिस इज एसीटोन। तो इस केस के लिए आपके पास जो आपका सही आंसर होगा फॉर द 95, वो आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको एसीटोन या प्रोपेन टू ओन सिर्फ और सिर्फ थर्ड से मिल सकता है, बाकी आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आपको ये डबल बॉन्ड के अराउंड में ओजोनलिसिस करवा के देखना पड़ेगा, क्लीव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो गया 95 के लिए, थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद 96, तो 96 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलिनिन। तो यहाँ देखो एस्पार्टिक से उसका ही डेरिवेटिव बनेगा, तो देखो एस्पार्टिक एसिड मतलब कि एस्पार्टेम, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी एस्पार्टेम। तो इसके लिए तो आंसर बिल्कुल सही है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन से एस्पार्टेम बन गया आपका ये, ठीक है। कि एस्पार्ट का ही डेरिवेटिव है, एसिड का ही डेरिवेटिव है, जिसमें कि एलेनिन के साथ अब उसने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 96 के लिए एक हो जाएगा। उसके बाद 97, अब 97 में क्या है? शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कोल्ड। तो जब आपकी वेवलेंथ शॉर्टर हो तो वहां पर क्या शिफ्ट होती है? देखो, एक तो होती है हमारी लॉन्गर वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, शॉर्टर को बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और हाइपो और हाइपर तो हमारा वेवलेंथ के लिए होता ही नहीं है, ये तो हमारा इंटेंसिटी के लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 97 के लिए? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अगर आपका शॉर्टर वेवलेंथ पे है तो, अगर आपका शॉर्टर वेवलेंथ पे है तो फॉर दिस क्वेश्चन 97 करेक्ट आंसर विल बी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बट हाँ, आपके एग्जाम में अब आगे किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा फॉर लॉन्गर वेवलेंथ क्या बोलते हैं, तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए आप बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हो। फिर इंटेंसिटी ज्यादा है या इंटेंसिटी कम है, उसके लिए फिर हाइपो और हाइपर का टर्म्स यूज करते हो। 97 के लिए थर्ड आंसर है। उसके बाद 98, अब 98 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक। अब देखो ये आप वैसे नहीं कर पाओगे डायरेक्टली कौन सा है कौन सा नहीं, लेकिन हाँ आपने एफ ब्लॉक पढ़ा होगा, जो मैंने दो क्लासेस आपको करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको +2 आयंस में या +3 आयंस में +4 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाया था। तो ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से होगा, तो इसके लिए एफ ब्लॉक जरूर पढ़िएगा। और इसके अंदर आपके पास जो 98 के लिए है आंसर, देखो La3+ में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? अब आपके पेयर्ड फॉर्म में है। Lu मतलब La3+ से तो निकाल ही दिए, Lu3+ में सारे पेयर्ड फॉर्म में, F14 में। Ce+4 में आपके पास क्या है? ये भी पेयर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये आपका इस केस में भी डी मतलब आपके एफ के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जहां पैरामैग्नेटिक नेचर आएगा वो आपका जीडी में आ जाएगा, Gd+3 में, ठीक है। द पैरामैग्नेटिक नेचर इज इन Gd+3। तो 98 के लिए आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसके लिए आपको सारी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करनी पड़ेंगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, +2 में भी, +3 में भी, +4 में भी, ठीक है। तो 98 के लिए 2 हो गया। उसके बाद 99, 99 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फैलिंग रिएजेंट। तो देखो फैलिंग रिएजेंट के साथ आपका कौन रिएक्ट नहीं करेगा, बेसिकली ये बात यही कर रहा है, डज नॉट गिव द प्रेसिपिटेट। तो होता क्या है कि जो फैलिंग होता है उसमें बेंजल्डिहाइड कभी फैलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता। वैसे तो एल्डिहाइड्स करते हैं सारे के सारे, बट बेंजल्डिहाइड नहीं देता फैलिंग के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ ये फॉर्मेल्डिहाइड भी है, एसिटल्डिहाइड भी है, ये सिंपल एल्डिहाइड भी है, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंट 5 कार्बन से। बट जो बेंजल्डिहाइड है वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब हम एक्सेप्शनल पढ़ते हैं फैलिंग का, कि जब फैलिंग के साथ आप रिएक्ट करते हो तो आपका जो
बेंजल्डिहाइड है वो फेलिंग सॉल्यूशन में टेस्ट नहीं देता है आपका। तो इसी से हम डिफरेंस करते हैं कि हमारे जो एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। सारे एलिफेटिक वाले देंगे बट एरोमेटिक का नहीं देगा आपका। तो 99 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 100 नंबर के लिए, अब 100 में क्या है, 100 में है आपका KOH हीट से -H2। अब यहाँ बोल रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मुझे बताओ, देखो यहाँ क्या आपका एक एल्कोहलिक एसिड बन रहा है, प्रोडक्ट में नहीं बन रहा, तो मतलब कैनिजारो तो नहीं होगा। कैनिजारो के अंदर एक एल्कोहल होता है, एक एसिड होता है जब अटैक वगैरह होता है। होफमैन रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, होफमैन और कर्टियस में नाइट्रीन की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो कार्बीन नाइट्रीन टाइप का रहता है आपका। वो भी इस केस में कहीं पॉसिबल नहीं है। दिस इज जस्ट ए सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। जहां आपको यहाँ OH मिलेगा, फिर OH का आप एलिमिनेशन करोगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलता है बेस की प्रेजेंस में। आइदर यहाँ NaOH KOH दे दे या आपका BOH ट्वाइस COH ट्वाइस दे दे, तो उन सब केसेस में आपका एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एग्जाम में जल्दी से जल्दी ये वाला पोर्शन खत्म करना है, जिससे कि आप अपना रीजनिंग मैथमेटिक्स या हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन पे ज्यादा टाइम दो और स्कोर आपका काफी अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके बाद 101, 101। अब 101 में क्या है, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द इनेंशियोमर्स आर डिफरेंट। तो इनमें से किसमें इनेंशियोमर्स आपके डिफरेंट है। अब डिफरेंट मतलब डिफरेंट इनेंशियोमर्स में कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, बेसिकली बात यही कर रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द इनेंशियोमर्स आर डिफरेंट, कि इनेंशियोमर्स की कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। वैसे तो देखो इनेंशियोमर्स मिरर इमेज होते हैं हमारे, तो मिरर इमेज में भी लेकिन कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंस होती है। तो इस केस में मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा आपका, क्योंकि आपका कंपाउंड सेम है, वो तो रोटेशन वगैरह पे ही होगा आपका। तो इस केस में जो होता है इनेंशियोमर के केस में, वो डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होती है। अगर हम एक को प्लस लिखते हैं आइसोमर तो एक को माइनस लिखते हैं, एक को डी लिखते हैं तो एक को एल लिखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है ना ऑप्टिकल रोटेशन जितने भी इनेंशियोमर्स हैं। बाकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेंगे, आपकी डेंसिटीज भी सेम रहेंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेंगी। वो जब हम उसको प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर से रोटेट करते हैं तो एक लीवो रोटेटरी दिखाता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिखाता है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, दैट बिकम्स ऑप्टिकल इलेक्टिव। वहां पे आपके पास उस केस में पूरा का पूरा आर 50% आर 50% एस बिकम्स रेसिमिक मिक्सर। तो इसीलिए होता है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है आपकी जब वो लाइट के अंदर रोटेट करेंगे तो, ठीक है। तो 101 के लिए क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद 102, 102। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब किसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट है, तो इसके अंदर देखो आयरन +2 है। अब आपको ये देखना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वहां मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा आपका, ठीक है, इतनी बात तो समझते हो। अब आयरन +2 में अगर मैं बात करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां मुझे दिखे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम +2 में कैसा सिस्टम है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, D4 सिस्टम है आपका। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ मुझे 4 दिखे अनपेयर्ड, 4 ही यहाँ पर दिख रहे थे। मैग्नीज +2 में कितने दिखेंगे अनपेयर्ड, D5 सिस्टम है। तो यहाँ हमें 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड दिखे। और कोबाल्ट +2 D7 सिस्टम है, तो 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 अनपेयर्ड हमें दिखे, इसको यूज कर देते हैं, 3 अनपेयर्ड हमें दिखे। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किस में है, मैग्नीज +2 में है। और मैग्नीज +2 में अगर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड हैं तो आपका ये सिस्टम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारा √n × n+2 होता है। तो वहां से 5 + 2 √35 आ जाएगा इसके लिए, √35 विच इज नथिंग बट 5.9 अप्रोक्सीमेटली BM। यूनिट्स क्या होती है, BM, ठीक है, कर लोगे। 103, 103। अब 103 में क्या है, द मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल आर। ग्लिप्टल्स के मोनोमर कौन से हैं, तो ग्लिप्टल्स के मोनोमर मैंने आपको लिखवाया था कि डिफरेंस थोड़ा सा है, पॉलीमर में पढ़ लेना। इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड होता है इसके लिए, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल एंड
थैलिक एसिड। अब ये भी चेक करेगा कि इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेराथैलिक किसके लिए था, ये भी मैंने क्लास में करवाया था। दोनों में छोटा सा डिफरेंस था, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट टाइम आपसे टेराथैलिक का पूछ लेगा। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड फॉर 103 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। ठीक है। 104। अब 104 क्या है, ये एल्कीन दे रखा है, इस पे HBr का एडिशन है, तो यहाँ से क्या हुआ आपका एडिशन हो गया अभी HBr का। ठीक है, एक साइड H ऐड हो गया, एक साइड Br, सिंपल सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, HBr के थ्रू। तो अब ये रिएक्शन देखो सब्सटीट्यूशन तो नहीं है, क्योंकि एडिशन ही तो हुआ है डबल बॉन्ड पे, तो एडिशन है। अब एडिशन में भी कैसा एडिशन है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक है इलेक्ट्रोफिलिक है, किसी ने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ के ना, पहले कैटायन बनाया आपका, कैटायन बनाया, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैंने आपको करवाया भी क्लासेस में कि इन सब रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद 105। 105 में क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। अब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन है, याद रखना। जब ऐसे आता है तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, Br2 लाइट दे रखा है यहाँ, लाइट की प्रेजेंस में। तो होता ये है कि डबल बॉन्ड आपका, मतलब यहाँ पे क्या बनता है H, और वो H आपका निकलेगा, तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनेगा विच इज रेडिकल, और उस रेडिकल पे ब्रोमीन ब्रोमीन रेडिकल का एक पार्ट टूट के लगेगा, तो जिससे कि आपका इसको बोलते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाता है आपका, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। आइदर बेंजाइलिक पोजीशन हो या एलाइलिक पोजीशन हो, ये प्रोसेस आपकी होती है दोनों के अंदर ही। तो फॉर 105 आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट आ जाएगा। एडिशन मत करना ब्रोमीन का डायरेक्टली, आंसर गलत हो जाएगा। दिस टाइप इज कॉल्ड एज एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अगर हीट और लाइट दे रखा है तो ब्रोमिनेशन एलाइलिक ही होगा। अगर Br2 के साथ उसने कुछ पानी दे देता, या Br2 के साथ एल्कोहल दे देता, या CCl4 दे देता, तब we can think about the second option wherever the addition takes place for the two bromines on the double bond। ठीक है, तो for question number 105 correct answer will be 1। ठीक है, ओके। तो एक बार कमेंट्स देख लेता हूं मैं आपके, किसी को पीछे वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट आया तो बताना। 15 क्वेश्चंस हो गए हैं, समझ में आ गए सबको। हाँ, फ्री रेडिकल है, बिल्कुल ठीक है, 105। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अभी 106 से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ डाउट हो तो बता देना। 106 से स्टार्ट करते हैं। तो 106 में क्या है आपका, नेक्स्ट है 106। तो 106 है कि देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता ही रखा है, 106 तो आपको रिएक्शंस लिखवा ही रखी है, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर क्या है कि आपके पास एनिलीन है, CHCl3 KOH, और हीट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन इज RNC, आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, तो 106 के लिए करेक्ट आंसर क्या है, 4 है आपका। दिस इज कार्बाइलमाइन रिएक्शन, डायरेक्टली पढ़ाया था आपको कार्बीन्स के टाइम पे, याद करना, नाइट्रीन्स के टाइम पे। 107। अब द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब पहला स्टेप क्या है, Cl2 रेड फॉस्फोरस में, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेशन होता है, अल्फा हेलोजिनेशन। ये प्रैक्टिस भी करवाया अगर आपने प्रैक्टिस सेशंस में देखा हो तो। अब इससे क्या होगा, इससे CH3 CH2 CHCl एंड C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, अल्फा हेलोजिनेशन। उसके बाद पानी आएगा आपका, तो पानी क्या कर सकता है आपके पास, पानी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पानी कुछ नहीं है, बस वो पानी जो आपका क्लोरीन वगैरह है या HVZ के अंदर जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे ना, उसको वो करता है आपका। तो मेनली सेकंड से कुछ ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट इन्होंने दिया नहीं है, सारे ही एसिड्स दिए हैं। क्लोराइड इंडिविजुअली बनेगा नहीं, तो 2 पोजिशन पे क्लोरो लग जाएगा। आंसर फर्स्ट है आपका। बस वो रिमूवल वगैरह में जो एक्स्ट्रा हम वर्कअप करते हैं ना, तो वहाँ यूज हो जाएगा आपका HVZ रिएक्शन के अंदर। ये कंप्लीट ही HVZ रिएक्शन है आपका, तो इससे प्रोडक्ट आपका 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन तो 2 पर ही है। 108। 108। अब व्हेन Br2 is added to alkene in presence of NaCl,
द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, जब ब्रोमीन ऐड होता है एल्कीन पर NaCl की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो होता क्या है कि दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे यहाँ हमारा ब्रोमीन ऐड होता है, तो इसमें मैंने बताया था आपको मैकेनिज्म की साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाता है Br+ से, Br+, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक ब्रोमोनियम ब्रोमोनियम आयन। और इस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पर अब दूसरा Br- भी अटैक कर सकता है, और NaCl डाला है तो Cl- भी अटैक कर सकता है, और अगर NaOH डाल दे तो OH- भी अटैक कर सकता है, फिर तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अभी के लिए Br- भी यहां से अटैक करके ओपन कर सकता है इसको, Cl- भी यहां से अटैक करके ओपन कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम कम्पिटिटिव एडिशन, कि एक बार Br और Cl में से कौन कंपटीशन ज्यादा अच्छे से खेलेगा, मतलब कौन जल्दी से अटैक करेगा, उसका मेजर बन जाएगा। बट यहाँ आपसे मेजर नहीं पूछ रखा है कि कौन कौन से पॉसिबल है प्रोडक्ट, वही पूछ रखा है। तो डाई ब्रोमो वाला भी पॉसिबल है और ब्रोमो क्लोरो का भी पॉसिबल है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका सही आंसर है इस केस के लिए, क्योंकि इसमें बोथ 1 एंड 2 इन्होंने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड, बोथ 1 एंड 2। ठीक है जी। 109। अब 109 में क्या है आपका? ये तो सिंपल है भाई, बार बार करवा दिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3+, CH3, CH2+, तो न्यूक्लियोफिलिक तो हो नहीं सकती। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक तो हो नहीं सकती। न्यूक्लियोफिलिक के दोनों ऑप्शन को हटा दो। अब इलेक्ट्रोफिलिक में एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक में सब्स्टिट्यूशन है? तो देखो बेंजीन पर किया था आपने, अगर बेंजीन पर एडिशन हो जाता उस टाइम पे, तो बेंजीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता। बट बाद में एरोमेटाइजेशन के चक्कर में दोबारा से क्या हो गया था, डबल बॉन्ड बन गया था। तो ओवरऑल वो सब्स्टिट्यूशन ही है आपका, कि H हटा के आपने CH3 लगाया, या H हटा के आपने कोई और ग्रुप लगाया, तो एल्काइल ग्रुप लगाया, एराइल ग्रुप लगाया। तो वो सब रिएक्शंस आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 के लिए जो आपका सही आंसर हो गया, वो हमारा हो गया फोर्थ, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 110 नंबर के लिए देखिएगा। तो 110 क्या है? अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग? तो अभी मैंने आपको पीछे चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहां आपके पास क्या था कि एंटी डिप्रेसेंट कौन सी थी? तो एंटी डिप्रेसेंट में आपके पास यहाँ आ जाएगा, देखो टर्फेंडाइन नहीं होगा, सिमेटिडीन नहीं होगा, डाइमेटैप नहीं होगा, दिस इज इप्रानोजाइड, इप्रा इप्रोनाइजिड। ठीक है, दिस इज इप्रोनाइजिड। तो ये एंटी डिप्रेसेंट के दो एग्जांपल्स, या फिर आपके एंटी एनर्जेसिक्स के दो एग्जांपल, एंटी एसिडिटी के दो एग्जांपल्स, तो आप याद रखने हैं आपको। तो 110 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इप्रोनाइजिड। ठीक है। 111, 111, सीओ गैस प्लस CO गैस प्लस 2H2 गैस को अगर हम कैटलिस्ट डाल दें, तो ये क्या बन जाता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बेसिकली CH3OH में। तो इसके लिए कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करते हैं? तो इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3। ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर देते हैं, लिटिल बिट हम लाइक ऑक्सीडेशन कर देते हैं, या फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर H2 का एडिशन हो गया है CO में, तो दिस बिकम CH3OH। तो कॉपर जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है आपका, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। 112, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, तो क्या देता है? ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड देता है। ठीक है, ये तो डायरेक्टली बायो ऑर्गेनिक के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। तो 112 के लिए आपका क्या आंसर आ गया? 3 आ गया। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपका कौन सा है? अब एक ही शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग है, आपका जो सुक्रोज होता है आपका। तो लास्ट में शुगर्स में आपको पढ़ाया था, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? नॉन रिड्यूसिंग में शुगर आ जाएगा। फिर जो ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हैं, लैक्टोज हैं, गैलेक्टोज हैं, वो सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं आपके। तो 113 के लिए आंसर क्या आ गया आपका? 2 आ गया। 114, 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोसीडल एंटीबायोटिक? तो दो तरह की एंटीबायोटिक्स आपको कवर करवाया था, बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि जो बैक्टीरियोसीडल है, मतलब आपके पास वो क्या करता रहा है, बिल्कुल मार दे रहा है आपका। तो उस केस में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ओफ्लेक्सेसिन, क्योंकि ये जो साइन है, माइसिन हो गया, साइक्लाइन हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स आपके बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस इज बैक्टीरियोसीडल।
क्वेश्चन नंबर 114 करेक्ट आंसर इज 2। ये भी डायरेक्ट ही याद करना है आपको, लिखवा रखा है, पढ़ा भी रखा है क्लासेस में एनसीईआरटी से। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फ़िगरेशन। तो ई कॉन्फ़िगरेशन किस केस में है? यहाँ देखो दोनों, मतलब ई जेड निकालते हो तो प्रायोरिटीज डिसाइड करते हो आप। पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को, दूसरी क्लोरीन को, पहली क्लोरीन को, दूसरी हाइड्रोजन को। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि पहला और पहला अपोजिट साइड में, दूसरा दूसरा अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो गया जी, हमारा ई हो गया। तो 115 के लिए आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। आप प्रायोरिटी दे के देख लो कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो अपोजिट में है तो ई है, अगर वो सेम साइड पे है तो जेड है आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है। तो 116 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। हाँ, ये एनवायरमेंट वाला चैप्टर आपका एक है, इससे क्वेश्चन आता है आपका, तो इसको भी चेकआउट कर लेंगे। या एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये तो मतलब ऐसा चैप्टर है कि खुद भी पढ़ोगे तो जनरल जनरल चैप्टर हो जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक वो पेन का भी एग्जाम्पल आया था पिछली बार, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, तो ये क्वेश्चन एक आता है यहाँ से भी। कौन सा इसमें फोटोकेमिकल स्मोक का एग्जाम्पल नहीं है? अब इसमें देखो, जो ये सी एफ सीज है आपके, सी एफ सीज 116 के लिए जो ये 4 है आपका सी एफ सी, ये फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है। क्योंकि सी एफ सी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो मैं बोलूँ तो आपका मैन मेड है, या फिर वो आपका जैसे एसी या फ्रिज में से आपके पास वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को डिप्लीट करते हैं, तो वो एक अलग कंपोनेंट है आपका, वो फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है आपका। तो ये पी एन नहीं होगा, ओजोन नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा 16 के लिए 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। 117 117। अब द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NH4OH एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। देखो, जो एंथैल्पी होती है हमारी, वो एंथैल्पी हमारा, हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू या तो -54 या -57, दो बुक्स में अलग अलग दे रखा है, आप -57 को लेकर चल सकते हो। तो होता क्या कि -57 से कम होगी एंथैल्पी। कम क्यों होगा? क्योंकि जो वीक बेस होगा या वीक एसिड होगा, उसको तोड़ने में कुछ एंथैल्पी यूज हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कभी पॉजिटिव तो हो नहीं सकती आपकी। अब तीनों में से 57 से ज्यादा कैसे हो सकती है 61? ये तो और स्टेबल नहीं। तो 51 आपका आंसर आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि जो -54 या -57 वाला डेटा है, उससे कम ही कम होगा आपका, -51 हो जाएगा, -49 हो जाएगा, -45 हो जाएगा, क्योंकि कुछ एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी NH4OH को तोड़ने में, विच इज ए वीक बेस। तो 117 के लिए आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। 118 118 द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन ए स्ट्रॉन्ग लाइगेंड फील्ड ऑफ D6 आयन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब D6 में आप देख लो, सिंपल सा केस है, 1 2 3, अच्छा क्या बोल रखा है इन्होंने, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ऑफ D6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल रहा है, मतलब कि पेयरिंग हो जाएगी। ये यहाँ पेयर कर लेगा, ये यहाँ पेयर कर लेगा, क्योंकि D2sp3 बना लेगा। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पेयरिंग होके हाइब्रिडाइजेशन से वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा D2sp3। तो यहाँ जो बचे इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर तो स्पिन ओनली 0 हो गया आपका। तो 118 के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ गया आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख लेना, इन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड फील्ड की बात करी है। अगर फील्ड की बात ना करता, सिंपल बोल देता भाई बताओ D6 के लिए क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो फिर आपका वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से बताते आप भाई 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4.9 टिक कर देते। बट अभी के लिए मत टिक करिएगा 4.9, बिकॉज द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड in octahedral complex it will pair, and after pairing all the unpaired electron will be goes into the paired form, and the 2d orbitals are vacant which involved in the hybridization with the s and 3p which is D2sp3 inner sphere complex hybridization D2sp3, ठीक है। 119। अब 119 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब जहां टर्मिनल पे COCH3 होता है वो देता है आयोडोफॉर्म, तो ये COCH3 आयोडोफॉर्म देगा, ये COCH3 आयोडोफॉर्म देगा, या फिर CHOCH3 होता है वो भी आयोडोफॉर्म देता है। तो पहला जो एग्जांपल है वो आयोडोफॉर्म नहीं देता, एल्डिहाइड वेल्डिहाइड के अंदर आयोडोफॉर्म नहीं होती है, या तो मिथाइल एल्कोहल्स या मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। यहाँ लिखवा भी देता हूँ मैं आपको, या तो आप मिथाइल एल्कोहल में करोगे, मिथाइल एल्कोहल्स, या फिर आपका मिथाइल कीटोन्स में होगा, मिथाइल कीटोन्स में होगा। इन दोनों में ही क्या होता है आपका, आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है। 120 नंबर 120 क्या है, द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ HCN इज। अब HCN क्या होता है आपका, HCN के साथ जब कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है तो वो आपका साइनोहाइड्रेन बनता है आपका, ठीक है। अब साइनोहाइड्रेन में जो फॉर्मेल्डिहाइड है या ऐसा एल्डिहाइड जो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस रखता होगा, उस पर सबसे जल्दी या सबसे रिएक्टिव होगा आपका।
जो कि इसके अंदर आंसर क्या है, फोर्थ फॉर्मेल्डिहाइड आपका आंसर है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? इज दिस ओके? आपका क्वेश्चन नंबर 121 है, ठीक है। दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 121 नंबर है। तो इस केस में आपके पास क्वेश्चन क्या है, पहले देखते हैं। the maximum number of electrons in the cell with principal quantum number n is equal to, अगर आपका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करे जा सकते हैं, ये आपके पास एक आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिएगा डायरेक्टली, वैसे तो आप बेसिक भी कर सकते हो कि जैसे हमारा 2p है, तो 2 मतलब सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसके अंदर 2s और 2p होगा। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, दो यहाँ भरोगे, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो मैक्सिमम n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना आ गया, 8 आ गया आपका, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2n²। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो 2n² रहता है, कि अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू टू का स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर n की वैल्यू 3 होगा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 18 हो गया। तो 3s 3p 3d में मिला के टोटल 80 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो जनरल जनरल हमारे पास जो आंसर आ गया 121 के लिए 3 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 122। अब 122 में क्या है, दैट इज केओलिनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। तो केओलिनाइट किसका ओर है, बॉक्साइट, केओलिनाइट एल्यूमिनियम का ओर है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। 123। तो 123 के लिए क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन इन KO2 इज। तो अब इसमें ईच ऑक्सीजन की बात करी गई है। तो जैसे KO2 में होगा क्या, कि O2 के पास माइनस चार्ज है, बिकॉज पोटेशियम पे कैसा है, प्लस चार्ज है। तो अब O2 पे माइनस है, मतलब दो ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज है, तो एक पे कितना होगा, -1/2 होगा। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो गया, इसके लिए हमने रिडोक्स के अंदर पढ़ा भी था। 123 के लिए हमारा आंसर क्या है, 3 आया हमारा आंसर, 123 के लिए 3 आया है, ठीक है। उसके बाद 124, 124। अब द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन 2n25 गैस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस इज 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज, ये क्वेश्चन तो काफी बार आ चुका है। तो D ऑफ NO2 बाई dt अगर मुझे निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 भी होगा साथ में, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिवर्स होके बन जाता है आपका, और प्रोडक्ट साइड में है तो पॉजिटिव लिखेंगे। इज इक्वल टू 6.79 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से अगर आपको DNO2 बाई dt निकालना है तो ये आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बन जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो इसके लिए 124 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो 3 होगा हमारा, 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ये बार बार आ चुका है, 2 से 3 बार पूछ चुका है अपने एचटेट एग्जामिनेशन के अंदर। 125। अब 125 क्या है, 125 है हमारा, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस सोल्स केमिलुमिनेसेंस। तो केमिलुमिनेसेंस कौन दिखाता है, तो जो केमिलुमिनेसेंस का फिनोमिना है वो व्हाइट फॉस्फोरस के लिए दिखता है, याद रखिएगा। केमिलुमिनेसेंस का फिनोमिना व्हाइट फॉस्फोरस के लिए रहता है। उसके बाद 126। तो 126 में क्या है, 126 में है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन ऑफ Ag प्लस इलेक्ट्रॉन टू Ag सॉलिड इज। तो इसके लिए देखो हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं अपनी, जो कि आपका ई सेल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। और यहाँ पे ई नोट क्या है आपका, Ag प्लस Ag ही है, माइनस RT/F ऑफ Ag सॉलिड। सॉलिड की कंसंट्रेशन को लिखते नहीं है, 1/Ag प्लस, ये इस तरह से हम कंसंट्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नोट सेल, और ये माइनस को जब मैं ln में रेसिप्रोकेट करूंगा तो प्लस बन जाएगा RT/F ln ऑफ Ag प्लस। तो ये हमें किस में दिख रहा है, ये हमें 126 के लिए आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिख रहा है। तो इसके अंदर जस्ट आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी है अपने इस रिएक्शन के लिए। तो 126 के लिए आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। 127। अब 127 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजेंस। तो अब चाल्कोजेंस का मेंबर कौन है, चाल्कोजेंस होते हैं ग्रुप 16।
ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनको चाल्कोजेंस बोलते हैं। और ग्रुप 16 में हमारा आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ओ से टेपो, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिलीनियम है वो हमारे पास मेंबर है चाल्कोजेंस का। ब्रोमीन हमारा हेलोजेंस का मेंबर है। जीई कार्बन फैमिली का है और एएस आपके पास नाइट्रोजन फैमिली का है। तो 127 के लिए आपका आंसर हो गया फर्स्ट। उसके बाद 128। अब 128 के अंदर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाएगा। देखो ये मैंने एक बात आपको पढ़ाया था कि वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम लो टू हाई मोल्स, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवाइज करिएगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल में अब यहाँ दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्मूला देता हूँ। वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम लो टू हाई मोल्स, तो मतलब आपकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगी कहाँ पर, जब आपका लो से हाई मोल्स की तरफ आपका रिएक्शन जाएगी आपकी। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है कि प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा कहाँ से, लो टू हाई मोल्स। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, हाई टू लो मोल्स जाएगा, मतलब हाई टू लो मोल्स जाएगा, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा आपने उसमें उसमें। तो मतलब अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो जहाँ गैस के ज्यादा मोल्स हैं वहां से जहाँ गैस के कम मोल्स है वहां रिएक्शन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये देखिएगा अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका ये बोल रहा है रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा जाएगा। अब इसमें तो गैस के दोनों साइड में बराबर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, मतलब कि भी रिवर्स में नहीं जाएगा। इसमें देखो यहाँ रिएक्टेंट में गैस के ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब प्रेशर को इंक्रीज करोगे। तो सेकेंड आंसर भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ देखो दो गैस के मोल है, यहाँ एक है, तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि पीछे की तरफ प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस के मोल्स कम है, तो रिएक्शन रिवर्स में चली जाएगी। थर्ड इसका आंसर हो गया। इसमें भी आपके पास चार है, यहाँ दो है, तो ये भी फॉरवर्ड में ही जाएगी। तो इसके लिए जो सही आंसर है हमारा 128 के लिए वो तीन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 129। अब 129 क्या है, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 के इज नॉट जीरो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है उसके लिए आपकी वैल्यू जीरो नहीं होती, बाकी सबके लिए जीरो होती है। जैसे कार्बन ग्रेफाइट के लिए जीरो है, क्लोरीन गैस के लिए जीरो है, ब्रोमीन लिक्विड के लिए जीरो है। बट ब्रोमीन गैस अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं होता, जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो ब्रोमीन लिक्विड होती है। तो ब्रोमीन गैस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय सम मोलर एंथैल्पी, तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 129 के लिए जो आपका आंसर आ रहा है वो फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 129 योर करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। 130, तो 130 फिर से इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट ऑफ द सेल। जहां हमारे पास जिंक जिंक प्लस टू दिया हुआ है और कॉपर आयोडाइड कॉपर दिया हुआ है। अब देखो जब इन्होंने कंसंट्रेशन दोनों साइड वन मोलर दे दिया, तो अब कंसंट्रेशन इक्वल होने के बाद हमें नस्ट इक्वेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर हमें ई नोट सेल निकालना है तो हम ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड करेंगे। और कैथोड राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, कॉपर का सेल दिख रहा है, जो कि कितना है -0.17 वोल्ट है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। और ये भी रिडक्शन की टर्म्स में कितना है, -0.76 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये -0.716 प्लस 0.76 वोल्ट। तो ये 76 में से 17 हटाओगे तो बचेगा 0.59 वोल्ट। तो आपका 130 के लिए आपका आंसर क्या हो गया, चार हो गया। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 130 योर करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। जस्ट यू नीड टू डू द कैथोड माइनस एनोड ओनली। 131। अब 131 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जीनोन इज स्क्वेयर पिरामिडल। अब इनमें से कौन सा स्क्वेयर पिरामिडल है। अब अगर देखो ट्रायंगल पिरामिडल की बात नहीं करी है उसने, स्क्वेयर पिरामिडल की बात करी है। तो इसमें देखो जैसे हमारे पास XeO3 है तो जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जीनोन डबल बॉन्ड ओ, जीनोन डबल बॉन्ड ओ, जीनोन डबल बॉन्ड ओ, और एक लोन पेयर आपका। तो इसकी जब शेप की बात करोगे तो यहाँ तो एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। तो इसकी शेप की बात करूंगा तो ये बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, दिस इज नॉट ए स्क्वायर पिरामिडल। अगर XeOF4 की बात करूंगा तो XeOF4 बन जाएगा, स्क्वायर तो बन गया चार फ्लोरीन से। देखो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर,
और नीचे एक लोन पेयर होगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा, जो कि क्या बनाएगा, पिरामिड बनाएगा। तो इसके लिए जो स्क्वायर पिरामिडल है वो ऑप्शन नंबर 2 में सही आ रहा है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में सही आ रहा है। 131 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 132, 132, द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज, ये तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, सीसो होता है, बनाओगे तो भी आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, इस तरफ आपके पास लोन पेयर, जो कि शेप में हम लिखते नहीं है। उसके बाद 133, तो 133 में क्या है, when 6 gram of ethanoic acid is dissolved in 200 gram benzene, then what is the molality of solution। अब मोलैलिटी पर किलोग्राम में निकालते हैं, तो करोगे क्या आप इस तरह से करोगे कि आपके पास इथेनोइक एसिड के ग्राम दे रखा है, पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा आपका, तो इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन होंगे, CH3, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड बोलते हैं, क्योंकि 2 कार्बन तो आ ही गए, एक सी के साथ एक CH3 के साथ। ऑक्सीजन कितने हैं, 16, तो 32 हो गए, मतलब 2 ऑक्सीजन के लिए 32, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 और 2 कार्बन के लिए 24 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 32, 24, 4, 28, 2 30 और 30 60। तो एसिटिक एसिड के लिए हमारा मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 60 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 6/60 आ जाएगा, जो कि कितना है, 0.1 मोल्स आ गए आपके। अब 0.1 मोल्स को हमें मोलिलिटी में निकालना है, तो मोल्स तो आ गए 0.1, वॉल्यूम मतलब वेट कितना है, 200 ग्राम है, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलोग्राम में, क्योंकि वॉल्यूम हमारे किलोग्राम, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो किलोग्राम के अंदर होता है। तो 0.1 बाय ये आपका 0.1 इंटू ऊपर लिख देंगे 1000 डिवाइड बाय 200, 200 से 5 कैंसिल, कितना आ गया आपका, 0.5 मोलर आ गया आपका आंसर। तो 133 के लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, इट विल बी 0.5 मोल। ठीक है, डायरेक्टली निकालोगे तो आंसर आएगा नहीं, बिकॉज 6 ग्राम दे रखा है। इथेनोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मोलिकुलर वेट आपको देखना पड़ेगा इथेनोइक एसिड का, देन उसमें करना पड़ेगा। इसके लिए कोई कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना आपको विदाउट कैलकुलेटर करना आना चाहिए। ठीक है, सो फॉर 133 क्वेश्चन नंबर 133 के लिए आंसर क्या आ गया, 2 आ गया आपका। उसके बाद 134, अब 134 के लिए हमारा क्या है, 134 में ये बोल रहा है कि द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर OW इमल्सन इज। तो इसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, दिस इज नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। ओके, उसके बाद 135 है। अब 135 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखो, जिस केस में आपका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा। अब CF3 को देखो सबसे कम दे रखा है, गलत है। उसके बाद CF3 ज्यादा दे रखा है, ठीक है। CN को ज्यादा दे दिया CF3 से, ये भी आपका क्या है, गलत है। मतलब आप ऑप्शन नंबर 1 को हटा दोगे और 3 को हटा दोगे। अब ये देखो, यहाँ पे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है। जब भी हम एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड हमारा ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड में तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को कम कर देता है। तो आपका फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड, एंड CF3 इज मोर एज कंपेयर टू CN। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, फोर्थ आ जाएगा। आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे ही क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ कि आप सबको 135 तक जो 15 क्वेश्चंस मतलब 30 क्वेश्चंस थे, तो आधे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आपको इतना समझ आ गया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, बताइए एक बार, फिर आगे पढ़ते हैं।
135 तक, 121 से 135 तक कर लिए 15 क्वेश्चन। अब 136 टू 150 भी आपके इसी पार्ट में करेंगे। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट करते हैं 136। तो 136 में क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम, for the first order reaction the time required for 99.9% completion of a reaction is how many time the required for 50% completion। तो देखो 99.9% के लिए मैंने बता रखा है कि t ऑफ 99.9% इज इक्वल टू 10 t हाफ, और t हाफ इज t 50। तो कितने टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया आपका, ये रिलेशन है, दिस डायरेक्ट रिलेशन इज 10 टाइम्स। तो आपके पास जो t 99.99 के लिए हमारा 10 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू द एज कंपेयर टू योर टी हाफ, बिकॉज टी हाफ का मतलब क्या है कि टी ओ 50%, सो टी ओ 50% इज इक्वल टू 10, लाइक कब ये इक्वल होगा आपका, जब ये इतना टाइम 10 बार आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टी ऑफ 99.9% आ जाएगा आपका। तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा कि जो आपका टी ऑफ 99.9% है वो 10 टाइम्स ऑफ टी ऑफ 50% के इक्वल है आपका। तो जब रिएक्शन के रेट को दोनों को टाइम्स को बराबर करोगे तो 10 गुना बराबर आएगा आपका, रिलेशन हमने निकाला भी था आपका। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है। अब फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH, NaCl, BaCl2 the molar conductivities at infinite dilution are, molar conductivities at infinite dilutions are 248.1, 2 into 10 power minus 4, 126.5 into 10 power minus 4, 280 into 10 power minus 4 रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है मोलर कंडक्टेंस फॉर BaOH ट्वाइस। तो आपको BaOH ट्वाइस का मोलर कंडक्टेंस बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेक मतलब कैलकुलेटिव है, ये कोलरिस लॉ के बेसिस पे ही है ये क्वेश्चन भी, कोई ऐसा अलग नहीं है इसके अंदर। तो कोलरिस लॉ क्या बोल रहा है आपका, देखो अगर कोलरिस लॉ के बेसिस पे करें तो हमें BaOH ट्वाइस का निकालना है। अब BaOH ट्वाइस का जब आपको निकालना है, पहले रिएक्शन लिख लो आप। रिएक्शन लिखोगे कि जो हमारा BaCl2 है, जब उसको मैं क्या करूंगा NaOH के साथ ऐड करूंगा तो वहां से BaOH ट्वाइस मिलेगा, एंड साथ में क्या मिल रहा है, 2 ऑफ NaCl मिल रहा है, यही तो है। यहाँ हम 2 NaOH कर देंगे, जैसे Na बैलेंस हो गए आपके, Cl बैलेंस हो गए आपके, और OH बैलेंस हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो इस केस के अंदर हमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉर BaOH ट्वाइस निकालना है। हमें किसके लिए निकालना है, BaOH ट्वाइस के लिए। तो BaOH ट्वाइस के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपके पास BaCl2 का कितना है, 248.1 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो सब में ही है तो वो लास्ट तक रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 248.1 प्लस NaOH को का कितना है इसमें, अच्छा NaOH के लिए 248 है, तो NaOH के लिए 248 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, प्लस BaCl2 के लिए कितना है, 280 है आपका, तो 280 हो गया आपका। 280 प्लस 2 इंटू 248.1 माइनस माइनस 2 ऑफ NaCl विच इज 2 इंटू 126.5। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर के अंदर, नीड टू चेक द आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो देख लेते हैं कैलकुलेटर में कितना आ रहा है यहाँ से। 280 प्लस 248.1 प्लस 248.1 माइनस 126.5 माइनस 126.5। ठीक है, तो आपके लिए जो इसका आंसर आ रहा है 523.2 आ रहा है। तो 523.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 137। करेक्ट आंसर विल बी 2। 138 करो, 138 हमारे पास है, that will be the molar conductivity of nickel hydroxide in a 0.10 molar NaOH solution when the ionic product of NiOH twice is 2 into 10 power minus 15। तो इसको कैसे करना है, देखो NiOH ट्वाइस है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, निकल प्लस टू ऑफ OH माइनस आइंस। अगर यहाँ सोल्यूबिलिटी S है तो यहाँ भी S होगी और यहाँ 2S होगा आपका। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो S इंटू 2S का स्क्वेयर, बिकॉज सोसियोमेट्रिक कोविशेंट है, विच इज इक्वल टू द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट 2 इंटू 10 पावर माइनस 15।
तो ये कितना आ जाएगा, ये 4s³ आ जाएगा, जो कि आपका इक्वल है 2 इंटू 10⁻15 के। तो s³ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई ए 4 आ जाएगा आपका। तो 2/4 कितना आ गया, 2/4 इज 1/2, 4, हाँ 1/2 इंटू 10⁻15 आ गया आपका, 1/2 इंटू 10⁻15 आ गया। अब ये क्या है, s³ है आपका, दिस इज 1/2 इंटू 10⁻15 इज s³। सो यहाँ से क्या करना है, मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस इन, अच्छा अच्छा अच्छा, कंसंट्रेशन भी दिया है। चलो फिर ये ऐसे नहीं निकलेगा, अलग तरीके से निकलेगा, फिर कंसंट्रेशन भी दिया है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अपना, अगर इसका S है तो NaOH ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपका 0.10 है NaOH आपका, ठीक है। तो ये आपका S हो जाएगा, और ये आपका 2s प्लस ऑलरेडी 0.10 है वो होगा आपका। इस तरह से आएगा क्वेश्चन आपका। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में s इंटू 2s प्लस 0.10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू k ऑफ sp। तो यहाँ से अब 0.10 के मुकाबले में जो s है वो बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। s ऑफ 0.10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू k ऑफ sp। अब के एस पी की वैल्यू कितनी है, s ऑफ 0.10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻15, 2 इंटू 10⁻15। तो s कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.1। सो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻+1+1। तो s की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 2 इंटू 10⁻13 आ गया। तो इसके लिए जो 138 के लिए करेक्ट आंसर है वो 3 है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन देता है तब एक एस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहां जब आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है उसको पहले ही नेगलेक्ट कर दो। 138 के लिए 3। 139, मिस मेटल एलोय कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो ये आपके पास होता है लेंथेनॉइड मेटल्स, हमने इसको डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ लिया था। 140, अब 140 में आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करती है। तो देखो, ऐसा स्पीसीज जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो आगे अपर फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा नहीं सकता है। और जब कोई भी स्पीसीज हायर में और लोअर में एक साथ जाए तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो इसमें क्लोरीन +7 में है, अब क्लोरीन +7 से ऊपर कहीं और जा नहीं सकता, तो इसके लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन पहले वाले में ही नहीं होगा, बाकी सब में हो जाएगा। 141, द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास। तो इस केस के लिए अगर मैं बात करूं तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, यही तो है। तो h इज द प्लैंक कांस्टेंट, 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मास इज 100 ग्राम। मास कितना आ गया आपके पास, मास हमारे पास आ गया 100 ग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी आपकी कितनी है, 10 है आपकी वेलोसिटी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, मास को किलोग्राम में लेना पड़ेगा। तो 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 रखो। कितना आ जाएगा ये 1000 इंटू 10,000, ये नीचे के नीचे सब कैंसिल हो गया, आपका आ गया 6.62 इंटू 10⁻34। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका। हाँ, आप इसमें गलती कर सकते हो, अगर आपने इसका जो वेट है वो ग्राम में ही रख लिया तो आपका एग्जाम में आंसर बिल्कुल फॉर श्योर गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कि इसको हमें किलोग्राम के अंदर ही पुट करना है आंसर को। फॉर 141, 142, 142 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज देखो इसमें होता है NO2 में, क्योंकि NO2 O से भी लिंक कर सकता है और N से भी लिंक कर सकता है। तो 142 के आंसर क्या आ गया, एक आ गया। 143, डेल्जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। अगर कभी भी आपका जो गीस फ्री एनर्जी होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा हमारा, लेस देन जीरो होगा हमारा, ठीक है। दैट विल बी लेस देन जीरो फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
बट अगर आपसे पूछ ले डेल जी इक्विलिब्रियम पे कितना होता है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इक्वल टू वन कभी नहीं होता। 144, ये फिर से इलेक्ट्रो आ गया। इलेक्ट्रो के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। द ईएमएफ ऑफ द सेल कैडमियम कैडमियम प्लस टू AgAgCl इज 0.7। तो फ्री एनर्जी बताना है आपको। अब फ्री एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और हमें पता है कि कैडमियम से कैडमियम प्लस टू कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, दो का। तो -2 इंटू F96500 इंटू ई सेल 0.7 है आपका। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो माइनस में है तो दो आंसर तो प्लस वाले हटा दो, तुक्का मारना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। डेल जी माइनस में होता है तो दो ऑप्शन ही हट गए आपके। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों में आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कैलकुलेशन की हुई है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन माना तो आपका आंसर दो आ जाएगा, आपने दो इलेक्ट्रॉन माने तो आपका आंसर चार आ जाएगा। और मानना क्या है, जब दो ही है तो आंसर क्या है आपका, चार। ठीक है। 145, ये 145 क्या है, हाल हेरोल्ट प्रोसेस इज रिलेटेड विद विच मेटलर्जी ऑफ मेटल। तो ये हमारे पास हेल होलाइट किसके लिए होता है आपका, एल्यूमिनियम के लिए होता है आपका। तो 145 के लिए एक सही आ जाएगा। उसके बाद 146 है हमारा। अब 146 के अंदर हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इमल्सन। इमल्सन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय डिस्पर्स लिक्विड। तो इमल्सन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बोल रहा है, क्या डाइल्यूट कर सकते हैं डिस्पर्स लिक्विड से, गलत है। दे डू नॉट शो ब्रोमियन मूवमेंट, नहीं है, शो करते हैं, ये भी गलत है। दे कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सेंट्रीफ्यूगिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये गलत है क्योंकि टिंडल भी दिखाते हैं। तो 146 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा आपका। 146 के लिए तीन हो जाएगा, थ्योरी में पढ़ लीजिएगा इसको। 147, द कोरेक्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज या एनर्जी अमंग द फॉलोइंग इज। तो देखो फर्स्ट किसके लिए होती है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले तो उसके लिए क्या होगी आपकी, फर्स्ट होगी। जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास अपना फ्लोरीन है। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का होगा क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड करता है, फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन। तो 147 के लिए जो आपका आंसर आ रहा है वो चार आंसर आपका सही है। उसके बाद 148, फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज। तो आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो रियल के इक्वली होता है, जो कि आपका वन होता है आपका। उसके बाद 149, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। तो देखो ये तो दो आयंस है जो बाहर है, तो दो आयंस तो Cl आयंस हो गई, और एक कॉम्प्लेक्स का भी तो खुद का आयन होगा। मतलब टोटल आयंस कितने हो गए, तीन हो गए, दो एनायंस एक कैटायन। कैटायन कॉम्प्लेक्स वाले को बोलेंगे हम, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 149 के लिए तीन हो गए आपके। 150, अब द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर डी ऑर्बिटल इज। तो मैंने बताया था एस के लिए एंगुलर नोड एल की वैल्यू के इक्वल होता है जो कि जीरो है, पी के लिए आपका एक है, डी के लिए आपका दो है। तो जो एल की वैल्यू होती है वही आपका नोड होता है। तो 150 के लिए भी आंसर हमारा क्या आ गया, तीन आ गया।